अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ वो वानी बेस है, जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। वो वानी होकर यहाँ आई थी। यशफ अफंदी खान के साथ इसका निकाह हुआ था। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला ना था। यशफ इसे अपनी बीवी नहीं नौकरानी मानता, लेकिन एक रात वो बहक गया था। वो उसके करीब आया और फिर दोनों तरफ की दलाल सुनने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हमें खून बहा चाहिए। ना खून के बदले खून, ना ही खून माफ। यशफ खान अफंदी की दाढ़ से हर तरफ से कूच आ गया था। वो पंचायत के सरबराह के बोलने से पहले ही बोल पड़ा था। सरदार खाकान अफंदी ने पुरशिकवा निगाह बेटे पर डाली, जैसे देखकर वो नजरें झुका गया था। पंचायत के सरबराह ने दिलावर खान को देखा। उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए पास बैठे गुस्सा जब्त करते शम्स दिलावर खान को मुखातिब किया। जाओ, हीर को लेकर आओ, मदम शिकस्ता आवाज में बोले थे। शम्स खामोशी से उठकर घड़ी की तरफ चल पड़ा था। दिलावर खान ने शम्स के जाने के बाद एक दुख भरी नजर फुरकान अफंदी पर डाली थी, मगर वो नजरें चुरा गए थे। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ यशफ का था, मगर इस वक्त इतने लोगों में बेटे के खिलाफ इख्तलाफात करने की पोजीशन में ना थे। मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा बाबा जान। यशफ खाकान अफंदी की बात पर आपे से बाहिर हुआ था। मैंने तुम्हें लंदन इसलिए नहीं भेजा था कि वापस आकर कत्लो गारा शुरू कर दो। कत्ल उन्होंने किया है बाबा जान, और मैं हरगिज इस खून को माफ नहीं होने दूंगा। इन लोगों को अपने किए का बदला चुकाना होगा। वो बाजिद था। यशब बच्चे, तेरे बाबा जान ठीक कह रहे हैं, माफ कर देने में ही बुराई है। बीवी जान प्लीज, आप शायद सब भूल चुकी हैं। महज 20 दिन पहले इस हवेली के बड़े वारिस का जनाजा उठा था, मगर मैं नहीं भूला, ना ही आखिरी दम तक भूलूंगा। अगर आप लोगों ने माफीनामा भेज दिया तो मैं ये हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। डेट्स इट। अपना फैसला सुनाता हुआ सीढ़ियां फलांग गया था। बाबा जान ने पास खड़ी मेहरू को इशारा किया और सर हिलाती यशफ के पीछे ही सीढ़ियां चढ़ गई थी। यशफ चीजों को उठाकर ठीक करके गुस्सा निकाल रहा था जब मेहरू कमरे में दाखिल हुई थी। यशफ वो इस पुरकार एक लम्हे को रुका और फिर मुड़े बगैर ही फिर से चीजें उलटने लगा था। यशफ फिर से पुकारा गया, भाभी अगर आप यहाँ इसलिए आई हैं कि मैं अपना फैसला बदल दूं तो ऐसा नहीं होगा। मैं लाला का खून कभी माफ नहीं करने वाला। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? ज्यादा ना सही कुछ तो इस अजियत का मदावा होगा जो लाला के खून से लथपथ वजूद को देखकर मुझे हुई थी। तो क्या इस खानदान के बेटे का खून करोगे जाकर? नहीं तो खून बहा में क्या लोगे, पैसे या फिर औरत? मेहरू ने इसके सुर्ख चेहरे पर नजरें फोकस करते हुए गुस्से से पूछा। भाभी आप, क्या मैं? बोलो यशब, क्या मैं? तुम एक मर्द का बदला मजलूम औरत से लोगे जिसका कोई कसूर भी नहीं। भाभी आप इस इमोशनल तकरीर से मेरा फैसला बदल नहीं सकती। वो डटा रहा था। ठीक है, जो जी मैं करो, मगर एक बात याद रखना, मैं खून बहा में आने वाली लड़की से तुम्हें किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करने दूंगी, समझे? मेहरू गुस्से से बात मुकम्मल करते ही कमरे से निकल गई थी। भाभी, खून बहा में आने वाली लड़की से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ शम्स खान को इसी तकलीफ से गुजारना चाहता हूँ जो मैंने झेली है। इसे भी तो पता चले कि जब जान से प्यारी चीज़ हमेशा के लिए जुदा होती है तो किस कदर अजियत सहनी पड़ती है। ऋषभ ने हम कलामी करते हुए पूरी कुव्वत से एश-ट्रे दीवार पर दे मारी थी। इसे चादर उड़ाओ। शम्स ने हाल में दाखिल होते ही कमरे में मौजूद ख़वातीन से कहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी लाला, मैं कहीं नहीं जा रही। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाबा मुझे वानी नहीं कर सकते लाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हीर पंचायत और अफंदी खानदान का फैसला सुनकर पागल हो गई थी। नहीं नहीं लाला, आप अपनी हीर, अपनी गुड़िया को कैसे किसी के हवाले कर देंगे? नहीं लाला, मुझे छुपा ले कहीं। मैं पंचायत में नहीं जाऊंगी लाला, छुपा ले मुझे। वो रोती हुई शम्स के सीने से लगी थी। शम्स ने बहुत जब्त से हिचकोले लेते वजूद को खुद से अलग किया था। फिर पास खड़ी परवशा से चादर पकड़कर हीर को उड़ा दी थी और उसका बाजू पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा था। लाला, आप इनको बताएं कि आपने जानबूझकर ये शार खान का खून नहीं किया। ये सब अचानक गलती से हुआ। प्लीज लाला, मैं नहीं जाऊंगी। हीर रोते हुए घसीटती जा रही थी। वहां मौजूद हवेली की औरतें और मुलाजमीन ने अब सदकी से वहां की लाडली को हमेशा के लिए जाते हुए देखा था, मगर इसे रोकने की हिम्मत किसी में भी ना थी। पंचायत से चंद फरलांग के फासले पर शम्स ने गाड़ी रोकी थी। हीर ने खौफजदा नजरों से दूर बैठे मर्दों के झुंड को देखा था और कपकपाते हुए शम्स का बाजू पकड़ लिया था। लाला, मुझे बचा ले, मैं आप सबके बगैर मर जाऊंगी लाला। वो फिर से बोलने लगी थी। शम्स इसके हाथ हटाकर गाड़ी से निकल गया था। दूसरी साइड से इसका दरवाजा खोल के इसे बाहर निकाला था। अगर तुम्हारा लाला तुमको बचा सकता तो कभी अपनी लाडली को इस पंचायत की जीनत न बनने देता। वो संजीदगी से कहता इसे आगे लिए बढ़ गया था। खाकान अफंदी ने 2 शादियां की थी। पहली शादी बीबी जान से सूर्या खानम से की, मगर 10 साल तक औलाद न होने की वजह से बीबी जान से इनकी शादी खुद ब खुद अपनी
ही चचाज़ाद गुलबानो से करवा दी थी। गुलबानो ने खाकान अफंदी से शादी के 1.5 साल बाद हवेली के पहले वारिस यशार खान अफंदी को जन्म दिया था, जिस पर पूरी हवेली में खूब जश्न मनाया गया था। मगर बदकिस्मती से गुलबानो यशार की पैदाइश के 6 साल बाद ही यशब खान अफंदी को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। यूँ यशार और यशब की जिम्मेदारी बीबी जान पर आ गई थी। उन्होंने पूरे दिल से ये जिम्मेदारी निभाई और खुश दिली से दोनों को सीने से लगाया। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कभी इन दोनों भाइयों को माँ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। 6 साल पहले वो अपनी भांजी महरू को यशार अफंदी की दुल्हन बनाकर लाई थी। महरू और यशार का 4 साल का बेटा था, हदीद अफंदी भी था। यशब चंद माह पहले ही लंदन से वापस अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा था, जब किस्मत ने इस पर बहुत भारी वार किया था। पर यशार अफंदी को इन सबसे हमेशा के लिए जुदा करके। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का निकाह अभी पंचायत में करवा कर ही अफंदी खानदान के साथ भेजूँ। दिलावर खान ने झटके से सर उठाकर कहा था, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हाकिम खान आप निकाह शुरू करें। यशब और दिलावर खान की बेटी का निकाह अभी सबकी मौजूदगी में ही होगा। हाँ खान अफंदी ने ठहरे हुए लहजे में बात मुकम्मल की थी। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? यशब इनकी जानब झुककर आस्तिकी से बोला था, मैं इस लड़की को अपने निकाह में नहीं लूँगा। एक फैसला तुम्हारा था तो दूसरा मेरा होगा। बाबा जान ने भी आस्तिकी से इसे बावर करवाना था और हाकिम खान की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, जो कलमात शुरू कर चुके थे। यशब की बाजी इसी पर उलट चुकी थी। इसने खून बहा में दिलावर खान की बेटी और शम्स खान की बहन को ही मांगा था, ताकि उसको इससे जुदा करके तकलीफ दे सके। वो सिर्फ इस लड़की को अपनी कैद में लाना चाहता था, ना कि निकाह में। निकाह के लिए तो वो अपने खास मुलाजिम हशमत खान को सोच चुका था, मगर बाबा जान ने बीच में आकर सारा किस्सा ही पलट दिया था। वो निकाह के बाद पंचायत से खामोशी से उठकर चला गया था, मगर हवेली आकर अपना गुस्सा निकालना नहीं भूला था। हम वहाँ खून बहा लेने गए थे, ना कि बीवी और बहू। वो घर आया था तो तुम्हें क्या लगा हम वहाँ से लड़की ऐसे ही ले आते बिना निकाह के? बाबा जान ठहरे हुए लहजे में तंज किया था। निकाह करते ज़रूर करते, मगर मेरे साथ नहीं। हवेली के हज़ारों वफादार मुलाजिम मौजूद हैं, इनमें से किसी से भी कर देते। होश करो कुछ यशब। होश में ही तो आ चुका हूँ और होश में ही मैं इस फसाद के जड़ को जान से मारकर हिसाब बराबर कर दूंगा। वो चलाता हुआ कुछ फासले पर खड़े हीर की तरफ बढ़ा था। छोड़े, वो घटी घटी सी आवाज़ में चीखी थी, यशब छोड़ो बच्ची को, होश करो, क्या पागल हो गए हो? बाबा जान ऋषभ के हाथ हटाए थे, जिनमें वो हीर की गर्दन दबो चुका था। बाबा जान हट जाए, मैं इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दूंगा। ऋषभ बाबा जान की ठाठ पर इसने एक कहर आलूद निगाह हीर के लड़सते वजूद पर डाली और एक झटका देकर इसकी गर्दन आज़ाद की। हीर इस झटके के लिए हरगिज़ तैयार न थी, इसलिए तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और दाएं जानिब लड़खड़ाते हुए गिरी थी। गिरने से वहाँ पड़े टेबल की नोक इसके माथे पर लगी थी, जिससे खून उबल पड़ा था। वो निकाह के बाद बचाए से तो खामोशी से उठाया था, मगर हवेली आकर अपना सारा गुस्सा निकालना नहीं भूला था। हम वहाँ खून बहा लेने गए थे, ना कि बीवी और बहू। वो घर आया तो तुम्हें क्या लगता है? थोड़ा सा पिछला रिपीट हुआ था। ये शब्द सर झटकता हाल से निकल गया था। मेहरू बेटा देखो बच्ची को। बाबा जान मेहरू को कहते हुए मर्दान खाने की तरफ बढ़ गए थे। मेहरू ने हीर को सोफे पर बिठाया, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी, जख्म साफ करके बैंडेज की और हाल से निकल गई थी। अब हाल में हीर और तख्त पर बीबी जान मौजूद थी। यहाँ उन्होंने हीर को अपने पास बुलाया। वो आहिस्तेगी से चलती हुई आकर खड़ी हो गई थी। हीर जमीन पर बैठने लगी। जब बीबी जान से सोफे पर बैठने को कहा था, वो इनके सामने सोफे पर टिक गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? हीर। दिलावर खान की बेटी हो या भतीजी? बेटी। इकलौती हो? जी। शम्स लाला भी हैं। बीबी जान ने कहकर लंबी सांस खारिज की थी। यशब का गुस्सा यहाँ के रवायती मर्दों के जैसा ही है, मगर दिल का बुरा नहीं है। वो असल में यशार ना सिर्फ इसका बड़ा भाई था, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था, और वो इसी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बीबी जान ने आंसू पोंछते हुए कहा था, बेगम साहिबा, शम्स लाला ने यशार अफंदी को जानबूझकर नहीं मारा। वो अचानक, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं बच्चे, जाने वाला तो चला गया। वो अफसरदगी से बोली थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। हीर ने हाथ जोड़े। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो बच्चे? इस समय तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। इतने में मेहरू दूध का गिलास लेकर वहाँ आई थी। ये लो पेन किलर ले लो, ये हल्दी मिला दूध भी पी लो, सुकून मिलेगा। हीर ने हैरत से देखा था। हवेली का एक फर्द जख्म दे रहा था, दूसरा मरहम भी रख रहा था। मेहरू ने इसकी हैरत देखते हुए आस्ते किसी गिलास इसके हाथ में देकर हाथ दबाया था। पी लो। हाँ बच्चे पी लो, आराम मिलेगा। अच्छा महर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम खाना खिला देना। बीबी जान ने। जी बीबी जान। मेहरू ने हाँ में सर हिलाया था। ऋषभ आ गया क्या? बीबी जान ने मेहरू से पूछा, जो उन्हें गर्म दूध का गिलास देने आई थी। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। हीर कहाँ है? गेस्ट रूम में।
खाना खिला दिया जी, थोड़ा-सा ही खाया है, वो भी ज़बरदस्ती। ऐसा करो ऋषभ के कमरे में छोड़ो। बेजान ऋषभ का गुस्सा ठंडा करके ही वापस आएगा, फिर आकर नया हंगामा मचा देगा, इसलिए बेहतर है हीर को छोड़ो, वही लाने वाला है इसे। रात 2:30 के करीब ऋषभ अपने कमरे में दाखिल हुआ था, मगर बेड पर सोए वजूद को देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया था। वो गुस्से से खोलता हुआ बेड के पास आया, झटके से रज़ाई खींची थी। हीर की आँख मुश्किल इतनी देर से रोने के बाद अभी लगी थी कि ये तूफान आ गया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी, मगर जैसे ही नज़र सामने खड़े ऋषभ पाबंदी की लाल अंगारा होती आंखों पर पड़ी तो वो जल्दी से लरसती कांपती बेड से नीचे उतर कर खड़ी हो गई थी। क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मुश्किल गुस्सा जब्त करता ठहरे हुए लहजे में बोला था। वो क्या लगा रखी है? साफ और सीधी बात करो। वो कराया हुआ पास आया था। हीर 2 कदम पीछे हटी थी। वो मजीद पास आया। वो फिर से पीछे हटती दीवार से जा लगी थी। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। ही दिलावर खान ने वो इतना पास आकर बोला कि हीर को उसके सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। नहीं, मैं नहीं आई, मुझे मेहरू भाभी छोड़ कर गई हैं, वो जल्दी से बोली थी। मेहरू भाभी? वो इस्तज़ाइया हंसा था। किस रिश्ते से वो तुम्हारी भाभी है, बोलो? यशव ने सख्ती से इसका मुंह झगड़ा था। तुम्हारे भाई ने इनके शोहर को कब्र में उतार दिया ने बेवकी की चादर उड़ा दी और तुम यहाँ रिश्तेदारियां बनाती फिर रही हो। हाँ, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। नहीं नहीं, मैं चुप। यशव ने इसके होंठ पर उंगली रखी थी। बिल्कुल चुप। आज के बाद अगर ये जुबान बिला ज़रूरत हिले तो काट दूंगा, समझी? अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी असल आरामगाह दिखाऊं। वो हीर को बाजू से पकड़ कर घसीट कर बाहर लाया था। हीर इसकी टांगों के साथ घसीटती चली जा रही थी। यशव इसे लेकर तय खाने में दाखिल हुआ था। ये है तुम्हारा असल ठिकाना, इससे आगे का सोचना भी मत। वो घूर कर कहता वहां से चला गया था। पीछे हीर इस तहखाने में सिसकती अकेली रह गई थी। हीर को तहखाने में बंद 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। ना कोई वहां आया, ना ही इसे बाहर बुलाया गया। सकीना नामी मुलाजमा इसे खाना पीना सब दे जाती थी और आज वो 12 दिन के बाद हीर के पास यशव अफंदी का बुलावा लेकर आई थी कि छोटे खान तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। हीर को रात के इस पहर यशव अफंदी का अपने कमरे में बुलाना मुनासिब न लगा, इसलिए वो सकीना को मना कर चुकी थी। जब यशव अफंदी खुद वहां आया, सकीना के जाने के बाद, वो मजबूत कदम उठाता हीर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ था। क्या सुनना चाहती हो? कुछ नहीं, हीर ने जोर से नफी में सर हिलाया था। अभी कह रही थी ना सकीना से, खान से कहो ना जो कहना सुनना है, यहाँ आकर सुन ले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात याद है तुम्हें? जी। कौन सी? अगर अगर बिला ज़रूरत ज़ुबान फैलाई तो काट दूंगा। वो मासूमियत से इसकी बात दोहरा गई थी। गुड, तुम तो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। तो बताओ, जब मेरी बात याद थी तो फिर आने से मना क्यों किया? आपके वो अपनी महसूसदार नुमा आवाज़ में गराया था। गलती होगी, माफ़ कर दे। वो कपकपाती आवाज़ में बोली थी। माफ़ किया। अब चलो मेरे साथ। फिर चलूंगी। वो फटाफट बोली थी। गुड, चलो। वो यशव अफंदी के पीछे पीछे नाक की सीध में चलती इसके कमरे तक आई थी। ये देख रही हो मेरा कमरा? यशव ने मुड़कर से देखते हुए पूछा। जी। आज से तुम इस कमरे में रहोगी। यशव की बात पर हीर ने हैरानगी से देखा था। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस कमरे की मालकिन नहीं बल्कि मुलाजमा बनकर रहोगी, अंडरस्टैंड? तुम इस कमरे में रहने के एवज़ जो करना होगा वो मैं तुम्हें साथ साथ बताता रहूँगा। उससे मुझे मुखातिब करने की कोशिश भी मत करना, राइट? जी। हीर ने ट्रांस की कैफियत में सर हिलाया था। अब फिलहाल तुम ऐसा करो, कब्र से अगर कोई बिस्तर मिलता है तो निकाल कर यहाँ ज़मीन पर बिछा लो, क्योंकि अब तुम यहीं सोया करोगी। इसकी बात पर हीर की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। इतनी ठंड में ज़मीन पर वो बामुश्किल अपनी टांगें घसीटते कब्र तक गई थी। यशव अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वॉशरूम में घुस गया था। वो कबर्ड में इतनी कोशिश के बाद भी सिर्फ एक शॉल नुमा मोटी सी चादर तलाश कर पाई थी। अब वो ये समझ नहीं पा रही थी इस चादर को नीचे बिछाएं या फिर सर्दी से बचने को ऊपर ओढ़े। वो इसी कश्मकश में थी जब यशव टावल से बाहर रगड़ते हुए बाहर आया था। एक सरसरी नज़र हीर के साकित वजूद पर डालकर बालों को ब्रश किया और पलटकर बेड पर मौजूद खूबसूरत सी नरम और मुलायम रज़ाई में घुसा था। ये शहनील की रज़ाइयाँ बीबी जान की निगरानी में बनाई जाने वाली स्पेशल सौगात थी, जिनको सर्दियों के मौसम में हर कमरे में मौजूद कंबल को हटाकर बिछा दिया जाता था। हीर ने लचराती नज़र रज़ाई पर डाली और आगे बढ़कर चादर को बेड के बाएं जाने पर ज़रा फासले पर बिछाया था और बड़े हौसले से इस चादर पर लेटकर अपनी सर पर ओढ़ी शाल को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लिपट कर आंखें बंद कर ली थी। इसकी बंद आंखों के सामने अपना कमरा घूम रहा था, जहाँ आसाइश और आराम की हर चीज़ मौजूद थी, और वो हीर दिलावर खान ज़मीन पर पड़ी हुई थी, बिना किसी बिस्तर और लिहाफ के। एक आंसू चुपके से इसकी आंखों से बंद पपट्टे से निकल कर ज़मीन पर गिरा था, मगर वहाँ इन आंसुओं को देखने और पहुँचने वाला कोई न था। हीर तहखाने से निकलकर अब इस कमरे में कैद हो चुकी थी। वह शफाफंदी के हुक्म के मुताबिक खुद को इसे मुखातिब करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी।
3 दिन से उस कमरे में थी जहाँ की एक-एक चीज़ से हँस-भर हो चुकी थी। अब तो वो आँखें बंद करके भी बता सकती थी कौन-सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। इस रात वो ज़मीन पर लेट तो गई थी मगर सो नहीं पाई थी। ठंड तलवार की मानद हड्डियों में घुसे जा रही थी। 2 घंटे के कठिन सब्र के बाद बिलाखिर वो उठ बैठी थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी के साथ ईशा व फंदी के हल्के-हल्के खर्राटे गूंज रहे थे। खुद तो मज़े से सो रहा है जंगली वो मुझे मरने को लिटा दिया है। मेरे मालिक, मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? आखिर कौन-सा गुनाह हो गया मुझसे? कितनी भयानक सज़ा भुगतनी पड़ रही है? वो अब सख्ती से सोचती खड़ी हो गई थी। हीर मतंग रोशनी में सोफे की जानिब देखने की कोशिश कर रही थी ताकि इस पर लेट सके। आंखों को अच्छी तरह खोलकर देखने पर वो सोफा तलाशती आगे बढ़ी ही थी कि ऋषभ बंदी के पेशावरी चप्पल में अड़कर जमीन बोस हुई थी। खटाक की आवाज़ पर ऋषभ की भी आंखें मसलता हुआ लैंप ऑन कर चुका था। हीर को जमीन पर औंधे मुंह गिरे देखकर मुस्कुराहट रोकता उठ बैठा था। ये आधी रात को किस फिल्म की रिहर्सल कर रही हो? हीर इसकी आवाज़ पर शर्मिंदगी के मारे उठ ही ना पाई थी। उठ जाओ अब या फिर क्रेन मंगवाओ। ऋषभ ने हीर के बड़े-बड़े जिसामत पर चोट की थी। वह शर्मिंदा-शर्मिंदा सी उठ बैठी थी। क्या कर रही थी तुम आधी रात को? मुझे सर्दी लग रही है। वो तो सर्दी से बचने के लिए मेरे लिहाफ में घुसने की कोशिश कर रही थी। यशब ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। नहीं, वो मैं सोफे पर, मैंने तुम्हारी जगह तुम्हें बता दी है। फिर किसकी इजाज़त से तुम सोफे पर जा रही थी? वो तेज़ लहजे में बोला था। सर्दी बहुत है, मैं गर्मियों में ज़मीन पर लेट जाया करूँगी। वो सर झुकाए जल्दी से बोली थी। काफ़ी से ज़्यादा चालाक हो अपने भाई की तरह। तंज किया गया था, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। हीर ऋषभ की बात पर चलाकर बोली थी। ऋषभ इसके चलाने पर रज़ाई हटाता इस तक आया था। तुम्हारे लाडले भाई ने कुछ किया नहीं तो फिर किसने मारा है यशार खान को? लाला ने जानबूझकर नहीं, गलती से। हीर की बात पूरी होने से पहले ही यशब के बारी हाथ का थप्पड़ इसकी बोलती बंद कर गया था। मेरे सामने दोबारा इस कुत्ते की हिमायत में मत बोलना, वरना क्या? हीर को अपने लाला के लिए लफ्ज़ कुत्ता बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए हिम्मत करके बोली थी। वरना क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, पीटेंगे या फिर जान से मार देंगे? तो मार दें, मार दें मुझे। मैं भी इस अजीज़ भरी ज़िंदगी को जीना नहीं चाहती, इसलिए मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मार कर अपना बदला पूरा कर लेंगे। वो रोती हुई सर घुटनों में दे गई थी। ऋषभ ने इसके हिचके को लेते वजूद को देखकर झटके से इसका सर उठाकर मुंह जकड़ा था। मुझे रोती बिलखती औरतों से सख्त नफरत है, इसलिए आज के बाद अगर तुमने दोबारा मेरे सामने रो धोकर खुद को मिस्कीन शो करने की कोशिश की तो वाकई जान से मार दूंगा, समझी? वो वार्निंग देता कमरे से साथ जुड़े टेरेस पर निकल गया था। हीर इसके जाने के बाद बुलंद आवाज में हिचके से रोने लगे थे। रोते रोते न जाने कब नींद की वादी परी इस पर मेहरबान हुई, वो वहीं ज़मीन पर सो गई थी। हीर मुसलसल 3 दिन से बिना लहाफ के ज़मीन पर सो रही थी, जिसका नतीजा बुखार की सूरत में सामने आया था। ऋषभ के उठने से पहले ही ऋषभ के हुक्म के मुताबिक हीर ने इसके सूट प्रेस करते हुए इसकी प्रेस की थी। इसकी ड्यूटी थी। ऋषभ खान ने कमरे में लाने के बाद बताई थी। ऋषभ रोज़ाना 5 बजे तक उठ जाया करता था। हीर को इसके उठने से पहले इसके कपड़े तैयार करने पड़ते थे, मगर आज ऋषभ उठ चुका था पर हीर वहीं पर लेटी हुई थी। ऋषभ खान खामोशी से गुसल करने चला गया। गुसल करके जब वो वापस आया तो हीर वैसे ही लेटी थी। हीर इसने पास आकर पुकारा मगर वो वैसे ही लेटी रही। ऋषभ ने झुक कर उठाना चाहा तो पता चला वो बुखार में पक रही है। लो जी नई मुसीबत, इसने बड़बड़ाते हुए हीर के वजूद को उठाकर बेड पर पटका था। परखने पर हीर ने गनून की में ही आंखें खोली मगर समझ ना पाई कि हुआ क्या है, इसलिए फिर से आंखें मूंद ली। ऋषभ ने सैल उठाकर हशमत को कॉल मिलाई थी। डॉक्टर शाकिर को लेकर फौरन मेरे कमरे में पहुंचो, अगर सोया हुआ भी हुआ तो उठा देना। कॉल बंद करके रजाई सीधी करके हीर के वजूद पर अंडेली और खुद बाहर निकल गया। कुछ देर बाद हशमत डॉक्टर शाकिर को लेकर हाजिर हुआ था। सर्दी लग जाने की वजह से फ़ीवर हो गया है खान साहब, मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ, खिला दीजिएगा खाना खाने के बाद, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। डॉक्टर शाकिर ने बुखार की वजह बताई। मेडिसिन देने के बाद चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद ऋषभ ने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। वो नीचे आया ताकि मुलाजमा से हीर के लिए खाने को कुछ बनवा सके, मगर नीचे कोई भी ना था। दिन चढ़ आया मगर नवाबजादी को आराम से फुर्सत नहीं। भाभी ने कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है सबका। वो गुस्से से खोलता किचन में आया था। चंद मिनट गायब दिमागी से इधर उधर देखने के बाद इसने गर्म दूध किया, ब्रेड और दूध का गिलास ट्रे में रखकर कमरे की तरफ चला आया था। होना हो ये सब भी करना पड़ना था मुझे। यशब खान, वो भी दुश्मनों के लिए। वो बड़बड़ाया था, दरवाजे को लात मारकर खोलता अंदर दाखिल हुआ था। ट्रे साइड पर रखी, रजाई हटाई और हीर को बाजू से पकड़ कर बिठाया। बेचारी बुखार से तपती दाएं जानिब लड़क रही थी। क्या बदतमीजी है, तुम्हारे बाप या भाई का नौकर नहीं हूँ मैं जो मैं तुम्हारी तमादारी करता फिरूं। समझी, सीधी होकर बैठो और खाओ इसे, यशब ने धार से कहा था। इसे फिर से सीधा करके ट्रे सामने रखी। हीर इसकी दार पर वो मुश्किल से ही सही आंखें खोल चुकी थी। खाओ इसे, वो खड़े खड़े उछलित में बोला था। हीर ने ट्रे में दूध का गिलास और 2 सूखे स्लाइस भरे देखे थे। दूध तो मैं पीती नहीं हूँ पर इनको कैसे बताऊं।
बैठी-बैठी फ़ौत हो गई हो क्या? नहीं, इसने नाम में सर हिलाकर जल्दी से सिलाई उठाकर मुँह में डाला था और साथ ही दूध का गिलास घूँट भरा था। खाकर ये मेडिसिन ले लेना। वो हुक्म जारी करके अपनी चीज़ें उठाता कमरे से निकल गया। हीर ने बमुश्किल सूखे स्लाइस और दूध ज़हर मार कर खाया था। दवा लेकर फिर से बिस्तर पर डह गई थी। रात 10 बजे के करीब ऋषभ वापस कमरे में आया था और हीर को अभी तक रज़ाई में घुसा देकर सर झटकता चेंज करने चला गया। वापस आकर इंटरकॉम पर गुल को चाय लाने का कहा था। चंद मिनट बाद गुल चाय ले हाजिर हुई थी। दोपहर का खाना खाया। ऋषभ ने गुल से हीर के खाने का पूछा था। नहीं, मैं आई थी लेकर, मगर बीबी जी सो रही थी। हूँ, ऐसा करो अब लेकर आओ जाकर। जीवा सर हिलाते चली गई थी। ऋषभ चाय खत्म करके बेड के पास आया। झटके से हीर के ऊपर से रजाई खींची थी। मलका, हीर साहिबा, आपके गुलाम सारा दिन आवारागर्दी करके लौट आए हैं, कुछ खिदमत का मौका तो दें। ऋषभ के तन से बात सुनते ही हीर न चाहते हुए भी उठ बैठी थी। ऋषभ कुछ और भी कहता कि इसकी लाल अनार सी सूरत देखकर खामोश हो गया था। खाना आ रहा है, खा के मेडिसिन लो। हमारे यहाँ दुश्मनों की बस इतनी ही तमादारी की जाती है। ये तुम्हारे बाप की हवेली नहीं है कि 10-10 दिन यूं ही बिस्तर पर पड़ी तोड़ती रहोगी। मैं बस कल वापस आऊँगा तो तुम मुझे बेड पर पड़ी हुई नजर बिल्कुल भी ना आओ, बल्कि चलती फिरती नजर आओ। अंडरस्टैंड जी? ही ने फट से हाँ में सर हिलाया था। ऋषभ ने उसके माथे और गाल पर हाथ रखकर बुखार की नौयत चेक की, जो अब सुबह के मुकाबले में बहुत कम थी, और अपनी चीजें उठाकर फिर से कमरे से निकल गया। हीर जाने के बावजूद भी पूछ ना पाई कि अब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। वो भी बैठी ही थी जब कुल खाने की ट्रे लिया आ गई थी। कुछ और चाहिए बीबी जी? इसने ट्रे हीर के सामने रखकर पूछा था। नहीं, मैं जाऊँ? हाँ जा। हीर के कहने पर गुल पलट गई थी। हीर ने खाने की ट्रे देखी। इस मामले में इस पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया गया था, दुश्मन समझकर, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी खाना हमेशा अच्छा ही मिला था, और इस मामले में ऋषभ ने भी कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। हीर ने 2-4 निवाले लेकर दवाई ली और लेट गई थी, क्योंकि कल इसे बेड से नीचे होना था। हुक्म आ चुका था और हुक्म की तामील करना हीर की ड्यूटी में शामिल था। अगले दिन हीर कमरे की सफाई कर रही थी। ऋषभ कमरे में दाखिल हुआ था। पूरे कमरे की सफाई भी हीर की ड्यूटी में शामिल थी। जब वो कमरे में आई तो किसी मुलाजमा को बिला ज़रूरत कमरे में आने की इजाज़त न थी, इसलिए हीर को सफाई के साथ डस्टिंग भी खुद करना पड़ती। तो ऋषभ सफाई के मामले में काफ़ी सख्त साबित हुआ था। जो ज़रा सी गिरद कहीं नज़र आ जाती तो फिर हीर को अच्छी खासी बेइज्जती सहना पड़ती। अब भी वो डस्टिंग कर रही थी जब वो कमरे में एंटर हुआ था। हीर ने चादर रखकर हाथ धोया। फ्रिज से पानी का गिलास लेकर ऋषभ की तरफ आई, जो टांगे फैलाए रिलैक्स सोफे की पोश पर सर तिरछा सा रखे लेटा हुआ था। खान पानी। हीर की आवाज़ पर आंखें खोल कर सीधा हुआ था और ग्लास के हाथ से पकड़ा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी मैं ठीक हूँ, हल्का सा मनमनाई थी। ऋषभ ने खाली गिलास वापस ट्रे में रखा, फिर से इजी हो गया था। हीर ट्रे लिए पलटी थी जब ऋषभ ने पुकारा था। जी वो वापस मुड़ी थी। मेरा जूता उतारो, हुक्म आया। मैं? तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ पर? ऋषभ की तेवड़ी चढ़ी देखकर हीर जल्दी से पास आकर जमीन पर बैठी और ऋषभ का जूता उतारा और फिर जुराबें भी उतारी। हीर के नरम और मुलायम हाथों की नरमाइश से ऋषभ को सुकून का एहसास हुआ था। पाँव भी दबाओ। वो हल्का सा सर उठाकर अगला हुक्म जारी करता आंखें मूंद किया था। हीर ने खामोशी से ऋषभ का पाँव गोद में रखा और दबाने लगी। ऋषभ ने कुछ देर हीर के हाथों से मिलने वाले सुकून को वजूद में उतारा और सीधा होकर बैठा। हीर झुके सर से इसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। ऋषभ ने आस्तीकी से हीर का हाथ पकड़कर अपनी हथेली पर फैलाया। बहुत गौर से इसकी हथेली देखने लगा, जो यूं जैसे अभी किस्मत का हाल बताएगा। चंद मिनट बहुत गौर से देखने के बाद इसने झुककर लब हीर की हथेली पर रखे और उठकर वॉशरूम चला गया था। हीर ने पलट के जालिम शख्स की पूंछ को देखा था और अपनी हथेली पर इसका पहला लम्स पूरी शिद्दत से महसूस किया था, वरना इससे पहले तो ऋषभ अफंदी ने इसे सिर्फ दबोचा था, घसीटता था और जकड़ा ही था। इसने सर झुकाकर चंद मिनट अपनी हथेली को बहुत गौर से देखा, फिर झुककर अपने लब भी इस जगह पर रख दी जहाँ कुछ देर पहले ऋषभ अफंदी अपना लम छोड़ कर गया था। और इस राज ऋषभ खान इसे अपनी बीवी का दर्जा दे चुका था। कुछ लम्हों में वह कमजोर पड़ा और इसे हक दे चुका था। हीर भी पूरी रात इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती रही थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। दोनों ने कोई बात नहीं की थी। फिर एक दिन ऋषभ कमरे में दाखिल हुआ तो हीर को कबर्ड में घुसे पाया था। क्या कर रही हो? कितनी दफ़ा कहा है मेरी चीज़ों में ऐसे मत घुसा करो, मगर तुम वक्त के साथ साथ ढीठ होती जा रही हो, जिस पर मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। वो दरवाजे के पास खड़ा ही गुस्से से बोला था। आप भी हर वक्त मुझ पर गुस्सा करके थकते नहीं हैं क्या? ऋषभ का घड़ी उतारता हाथ इसकी दिलेरी पर एक लम्हे को साकित हुआ था। फिर वह दरमियानी फासला मिटाता इस तक आया था।
क्या बकवास की अभी कुछ नहीं, ही लापरवाही से बोली थी। कुछ नहीं, वो इसका बाजू रगड़ता खुद के करीब ले आया था। खुद को इस काबिल समझती हो कि ऋषभ अफंदी तुमसे एक खूनी की बहन से नरमी बरतते हुए इस्तेज़ाए हँसा था। जब ऋषभ अफंदी रात के अंधेरे में एक खूनी की बहन को नरमी बरतते हुए सीने से लगा सकता है, तो फिर दिन के उजाले में क्यों नहीं? हीरबाज़ शर्माते हुए तंज़िया बोली थी। ऋषभ ने इसकी बात पर गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे पड़ते एक ज़ोरदार थप्पड़ इसकी गाल पर जड़ा था। क्या समझती हो खुद को, बोलो? क्या समझती हो? पहले तो कुछ नहीं समझती थी ऋषभ खान, मगर अब बहुत कुछ समझने लगी हूँ। वरना आँखों से बोली थी, जब से आपने मुझे छुआ है बस इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं। ऋषभ हाथ उठाते हुए दाड़ा था। क्यों नहीं? हीर 2 कदम पीछे हटी थी। अब अपनी बुज़दिली की दास्तान भी तो सुने। खुद को बहुत महान समझते हैं ना आप? क्या हैं आप? वो इस्तेज़ाया कहती हुई पीछे हुई थी। ज़रा से लम्हे में कमज़ोर पड़ जाने वाला मर्द। मेरा वजूद अछूत था ना आपके लिए, इसीलिए तो इतनी सर्दी में मुझे ज़मीन पर सुलाते थे और खुद इस नरम-गरम बिस्तर पर मज़े से सोते थे। मुझे खूनी की बहन बोलते थे और न जाने किन-किन अल्क़ाबात से मुख़ातिब करते थे। और अब वो रुकी है, अब जैसे भी सही आप मुझे अपनी बीवी का दर्जा दे चुके हैं ऋषभ खान अफंदी, और न सिर्फ बीवी का बल्कि अपने बच्चे की माँ का भी। ये है आपकी असलियत। वो बेखौफी से ऋषभ की आंखों में देखते हुए चलाई थी। ऋषभ अपनी सुर्ख अंगारा आंखें हीर के बेखौफ चेहरे पर गाड़ते साकित सा कर रहा था। एक लम्हे में कमज़ोर पड़ जाने वाला मर्द, ये है इसकी असलियत। ऋषभ के कानों में हीर का कहा गया फ़िक्रा गूंज रहा था। वो इस वक्त जेल किनारे बैठा हीरो इसकी बातों को सोचते हुए खुद को मलामत कर रहा था। ठीक ही तो कहा था इसने, यही तो है इसकी मेरी असलियत। क्यों मैं कमज़ोर पड़ गया? क्यों झांका मैंने इस आंखों में जो मुझे ले डूबी? अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह वो फंस चुका था, इसलिए तो इसे कमरे से निकाला था मैंने कि कहीं कमज़ोर ना पड़ जाऊं। और अब वो मुझे बात-बात पर ताना देगी। बेशक वो बीवी है मेरी, मैं इस पर हक रखता हूं, मगर जो सलूक मैं इसके साथ रख चुका हूं, इसके बाद ये सब कुछ। ऋषभ ने परेशानी से सर हाथों में गिरा लिया था। 10 मिनट बाद वो मुतमिन से अपने बिखरे बाल समेटता पुजारों की तरफ बढ़ गया था, जैसे कोई सो चुका हो। इस रात ना सिर्फ ऋषभ कमज़ोर पड़ा था, बल्कि हीर ने भी कोई मज़ामत ना की थी। पर इस रात के बाद वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराए हुए थे। ऋषभ ने हीर को मुखातिब करना ही छोड़ दिया था। ना कोई तंज, ना कोई ताना। और हीर तो पहले से भी खुद से मुखातिब नहीं करती थी इसे। यूं खामोशी से चंद दिन गुजर गए थे जब हीर को अपने अंदर होने वाली तब्दीली का एहसास हुआ था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस तब्दीली से, बल्कि उल्टा चिड़चिड़ी सी होती जा रही थी। वो जानती थी ये बात ना तो ऋषभ के लिए खुशी का बायस होगी, ना ही सवेली के बाकी मकीनों के लिए। इसलिए वो किसी को भी बताए बगैर खामोश हो गई थी। इस दिन भी वो माजी को और अपने घरवालों को याद करके अफसरदा थी। जब ऋषभ की ज़रा सी बात पर सीख पा होते, इतने दिनों की खामोशी का लावा उबल पड़ा था। ऋषभ इसकी बात के जवाब में कुछ भी कहे बिना कमरे से निकल गया था। और अब रात के 12 बज चुके थे, मगर ऋषभ अभी तक लौटा नहीं था। हीर इसके इंतजार में जाग रही थी। ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा जो इतने अकड़ है कि वापस नहीं आए? मत आए मुझे क्या, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इंतजार में? वो सर झटकती हुई बेड पर आई थी। मेरा भी इस बेड पर इतना ही हक है जितना ऋषभ अफंदी का है। पहले खामोश थी, पर अब नहीं रहूंगी खान साहब। अपने हक के लिए लड़ूंगी। वो खुद को तसल्ली देती चादर ओढ़कर लेट गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हीर की आंख आवाज पर खुली थी। इसने मंदी मंदी आंखों से ऋषभ को सोफे पर लेटते देखा, और ये देखना ही गजब हो गया था। वो झटके से उठ बैठी थी। सोफे पर लेटकर क्या शो करना चाह रहे हैं? ये कि मैं अब भी आपके लिए छोटी हूँ, जिसके साथ आप अपना बिस्तर शेयर नहीं कर सकते। ये सब कुछ भी कहे बिना करवट बदल गया था। यूं कहे ना कि अब मुझसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं है। बुज़दिल इंसान है, वो बुलंद आवाज से बड़बड़ाई थी। बुज़दिल नहीं हूँ मैं, समझी। वो जहाँ तक नजरें ना मिलाने का मसला है, तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि तुमसे नजरें चुराऊं। इसलिए खामोशी से सो जाओ। मुझे सोने के लिए आपकी परमिशन नहीं चाहिए, तो मत सो, मगर जुबान बंद रखो अपनी। मुझे सोना है, मेरी जुबान है, मैं खोलूं या बंद रखूं? वो बदतमीजी से बोली थी। मसला क्या है तुम्हारा? वो घराता हुआ इसके पास आया था। तो मुझसे जवाब दे रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है इसके सर पर चढ़ जाओ। अपनी हद मत भूलो तुम। भूल चुकी हूँ मैं, सब याद है। तो बस इतना कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपके बच्चे। स्टॉप इट नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस। यूँ चलाकर क्या बावर करवाना चाह रही हो तुम, या फिर ये समझ रही हो कि तुम्हारा ये बलबेला तुम्हारे काम आएगा और मैं तुम्हारी तरफ माइल हो जाऊंगा? तो ये भूल है तुम्हारी हीर बीवी। तुम मेरी शरीफ बीवी हो और मैंने तुमसे जायज़ ताल्लुक बनाया है। तुम्हें कोई तकलीफ है तो रहे। आई डैम केयर, यशम ने सुर्ख आंखों से इसे देखते हुए कहा था। मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपनी तरफ माइल करने का, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कोई शौक होता तो आप 3-4 माह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे ऋषभ खान अफंदी। और अगर आपको केयर नहीं है मुझे भी,
मुझे भी नहीं है समझिए आप, मैं कल ही अपने घरवालों से मिलने जाऊँगी और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो खुद भी सुकून से नहीं बैठूँगी और ना ही आपको बैठने दूँगी। हीर ने धमकी दी थी, न जाने इतनी बहादुरी इसमें कहाँ से आ गई थी। वो जो माज़ी की निडर हीर बन चुकी थी, शायद माँ बनने के जज़्बे ने ही इसे इतनी हिम्मत दे दी थी, जो वो ऋषभ को दो-ब-दो जवाब देती जा रही थी। कल देखी जाएगी, फ़िलहाल बेड से उठकर अपनी जगह पर जाओ। क्यों जाऊँ? जब तल्लुक जायज़ है तो फिर आपको वो तकलीफ़ किस चीज़ की है? ऋषभ इसकी बदतमीज़ी और बदज़ुबानी पर टेम्पर लूज़ करता इस पर चढ़ दौड़ा था। एक तो वो तीसरा थप्पड़ ही मारने वाला था कि बीच में रुक गया। आज के बाद ज़ुबान दराज़ी की तो सज़ा इससे भी बदतर होगी, समझी? इसलिए किसी खुशफ़हमी में मत रहना। वो वार्निंग देता सिगरेट और लाइटर उठाकर बालकनी में निकल गया था। 2 दिन बाद हीर इसके कमरे में आई थी। हीर जैसे ही कमरे में दाख़िल हुई, इसकी नज़र सामने खड़े ऋषभ पर पड़ी थी, जो उसे ही देख नहीं बल्कि घूर रहा था। वह सर झुकाए मज़बूत कदम बढ़ाते करीब आई थी। आपने बुलाया, तुम्हारा कमरा कौन-सा है? तीखे अंदाज़ में पूछा गया। पता नहीं तो फिर किससे पता होगा? तेवरी चढ़ाई है आपको। मुझे वो इस्तज़ाए हँसा था। आज के बाद ये ड्रामा शर्शाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पहले कौन-सा अच्छा कर रहे हैं आप? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। सुन रही हो मेरी बात जी? हीर ने सर हिलाया था। अमल भी होना चाहिए और हाँ, बीवी जान को मेरे हाथ उठाने का तुमने बताया। वो हाथ भी उठा चुका था। ऋषभ ने इसे बाजू से खींचकर करीब किया था। नहीं, हीर ने आँखों में देखकर झुर्री ली थी, जो बेइंतहा सुर्ख़ थी। वो खौफ़ के बाद चंद सेकंड से ज़्यादा इसकी लाल अंगारा आँखों में देख नहीं पाई थी। तो फिर इन्हें ख्वाब आया था कि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। ऋषभ बुलंद आवाज़ में बोला था। मैंने नहीं बताया खान, वो तो उन्होंने गाल पर निशान देख लिए तो। वो हल्का-हल्का लरज़ते हुए बोली थी। ऋषभ ने एक नज़र इसके गालों पर डाली और झटक कर इसे पीछे धकेला था। हीर इस झटके के लिए तैयार न थी, इसलिए पीछे को उल्टी मुँह ज़मीन पर गिरी थी। अम्मा! इसके मुँह से चीख बुलंद हुई थी। ऋषभ ने हरगिज़ न सोचा था वो इतने हल्के से झटके पर इतनी बुरी तरह से गिरी थी। हीर, व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो हो ना? हीर वो इस पर झुका पूछ रहा था। तकलीफ़ से वो सिर्फ़ नफ़ी में सर हिला रही थी। क्या हुआ भाभी? भाभी! वो हीर का सर गोद में रखे मेहरू को पुकार रहा था। खान हॉस्पिटल। वो घटी-घटी आवाज़ में वो मुश्किल इतना ही कह पाई थी। ऋषभ इसके मुँह से लफ्ज़ हॉस्पिटल सुनता जल्दी से इसे बाहों में उठाए नीचे की तरफ भागा था। सॉरी खान साहब, हम कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। आपकी मिसेज़ का मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर रज़िया ने सद्दा अंदाज़ में खबर सुनाई थी। और ये धराम ऋषभ खान अफंदी अपनी बनाई की ऊँची सी दीवार से मुँह के बल नीचे धड़ाम से गिरा था। हीर कैसी है? अब इतनी मध्यम आवाज़ में बोला कि डॉक्टर बमुश्किल सुन पाई थी। ठीक है, मगर फ़िलहाल कानून की में है, आप मिल सकते हैं। रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। जी। वो सर हिलाकर कहता अपने भारी कदम उठाता हीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। ये क्या कर दिया ऋषभ खान तुमने? अपनी ही औलाद को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया क्या? अब इसका इंतकाम खुद से लोगे? जैसे ये शम्स का इंतकाम हीर से लेते रहे थे। वो तो बेकसूर थी बेचारी, मगर तुम अनजाने में सही पर कसूरवार बन चुके हो ऋषभ खान। अपनी ही औलाद को खा गए हो तुम। इंसान हो या फिर दरिंदे जो अपनी औलाद को नोच डाला तुमने। बोलो क्या हो तुम? इसका ज़मीन खींच-खींच कर इसे तमाचे मारता आईना दिखा रहा था। अब क्या करोगे खुद के साथ? क्या वही मारपीट, वही लान-तान करोगे खुद के साथ भी जो हीर के साथ कर चुके हो? इसकी सज़ा के तौर पर नहीं, इसका ज़मीर से साया हँसा था। तुम क्या खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भला? मर्द जो ठहरे और वो ठहरी एक औरत जिसकी परवाह किए बगैर तुमने इसके साथ वो सलूक है जिसे वो ज़ुबान बंद किए सहती रही थी। तुम्हें परवाह ही कब थी इसकी? ये जो अब तुम्हारी इतनी शक्ल उतरी हुई है, तुम्हारी आँखों में नमी, ये पछतावा है तुम्हारी अपनी औलाद खोने का, ना कि हीर के साथ बुरे रवैये का। नहीं, मैं हीर से ये शब्द तड़प-तड़प के बड़बड़ाया था। क्या हीर से मैं मोहब्बत करता हूँ हीर से? वो वहीं पिलर से टेक लगाए ज़मीन पर बैठ गया था। वो ना हो मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहते हैं तो फिर नफ़रत किसे कहते हैं ऋषभ खान? चंद मिनट दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही थी। बोला अब चुप क्यों हो गए हो? अपनी बकवास बंद करो। मैं हीर से मोहब्बत करता हूँ, करता था, करता रहूँगा, समझे तुम? ऋषभ घुटनों से सर उठाकर बआवाज़ बुलंद चिल्लाया था। वहाँ से गुजरते स्वीपर ने रुककर हैरत से ऋषभ को ज़मीन पर बैठे अकेले ही चलाते हुए देखा था। ऋषभ इसकी नज़रों में मौजूद हैरत और तजस्सुस को देखकर खुद को कोसता उठकर हीर के रूम की तरफ चला गया था, मगर कदम अब भी कहीं न कहीं बढ़ गए थे। वो बमुश्किल खुद को घसीट कर कमरे में दाखिल हुआ था। हीर बेड पर होश ठिकाना पड़ी हुई थी। एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी जबकि दूसरा हाथ नीचे को लटक रहा था। ऋषभ आस्तिकी से पास आया था और हीर के लटकते हाथ को बेड पर रखा। ये वो हीर तो ना थी जिसने पहली मुलाकात में ही ऋषभ अफंदी के दिल को गुदगुदाया था, जिसे देखकर ऋषभ को फिर से इसे देखने की चाह हुई थी, जिसकी एक झलक की खातिर वो कई बार झील पर गया था, जिसकी शोभा ऋषभ के दिल में धुंधला ज़रूर गई थी, मगर मिट्टी नहीं थी। ये तो कोई और ही हीर थी जो सदियों की बीमार लग रही थी। पीली रंगत, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, सूखी पटक, होंठ कमज़ोर लागर सी।
ऋषभ को याद आया जब वो इसे तहखाने से निकालकर कमरे में लाया था तो रात को अंधेरे में ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी थी और ऋषभ ने इसकी बड़ी-बड़ी हल्दी जिस्मात पर चोट की थी और क्रेन मंगवाने का मशवरा दिया था और अब वो इस हीर से आधी रह चुकी थी। ऋषभ के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं इंतकाम में इतना अंधा हो चुका था कि बिना जुर्म के तुम्हें सजा दी थी। मैं इतना गिर गया था कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारी आंखों में आंसू लाया जिन पर मैं मर मिटा था। वो मज़ीद आगे हुआ था, तुमने अपनी बातों से टॉर्चर किया, बेवजह रपटा तुम पर अपना गुस्सा निकाला। क्यों मैं अपने बदले की आग में तुम्हारे वजूद में उतार रहा था। क्यों ऋषभ की आंख से एक आंसू निकल कर हीर के टिप लगे हाथ पर गिरा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो हीर। इस इंतकाम की आग में जलकर मैं अपना ही नुकसान कर बैठा था, अपनी ही औलाद को खा गया था मैं। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो बेआवाज़ रोता दिल में हीर से हम कलाम था। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादती की हैं, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा। इसने झुककर हीर के हाथ का बोसा लिया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें देखकर डर चुका था हीर, के कहीं फिर से तुम्हारा असीर ना हो जाऊँ, मगर ये भूल चुका था कि मैं तो पहले तुम्हारा असीर हो गया हूँ, अब क्या होऊँगा। चंद मज़ीद आंसू गिरकर हीर के सुनहरी बालों में जज़ब हो गए थे। बार-बार तुम्हें देखने की चाह थी मैंने, मगर जब ये चाह पूरी हुई तो मेरा इंतकाम इस चाह के मुकाबले में डट गया था। मेरा इंतकाम मुझसे सब कुछ छीन कर ले गया था। हीर देखो देखो, इस बदले के चक्कर में मेरे हाथ कुछ नहीं आया। तुम्हारे घरवालों को तकलीफ देने चला था मैं, और आज फिर से अपनी कीमती चीज़ खो जाने की तकलीफ से गुज़र रहा हूँ। जो भी हुआ सब मेरा कसूर है, मेरी ही वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला गया। अब क्या ये इंतकाम मैं खुद से लूँगा? नहीं। इसके इर्द-गिर्द वो गूंजा था, जब नहीं तो फिर मैं ये शाहलाला के खून का बदला तुमसे क्यों ले रहा था हीर? मैं क्यों इस कदर गिर गया था? क्यों? एक्सक्यूज़ मी सर। नर्स के पास परिचय में अपने आंसू पूछता पीछे हटा। मुझे इंजेक्शन देना है ना। वो सर हिलाता कमरे से निकल गया था। नर्स ने हैरत से खरों से ऋषभ खान की हालत देखी थी। लगता है काफ़ी मोहब्बत है अपनी बीवी से। हैरत है, इसे गुस्से के अलावा भी कुछ आता है। वैसे रोमांस करते हुए कैसा लगता होगा? नाज़िया नर्स होंठ पर उँगली रखते सोचने लगी थी। खड़े-खड़े फ़ौत हो गई हो क्या? आमना ने रूम में एंटर होकर तंज़ किया था। अरे नहीं, मैं तो बस वार्ड में राउंड लगाओ जाकर, तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ। पता है मुझे, मेरी उस्तानी मत बनो। डॉक्टर रज़िया ने इंजेक्शन लगाने भेजा है मुझे यहाँ पर। तो क्या लगा लिया? आमना ने मुँह में मुस्कुराई थी। लगा रही हूँ। लगाकर जल्दी ड्यूटी पर आओ। मैं तुम्हारी मुलाज़िम नहीं हूँ कि तुम्हारी आधी ड्यूटी मैं भी करूँ। वो कहकर वापस मुड़ की थी। आ रही हूँ अभी। नाज़िया ने मुँह बिगाड़ते हुए हाथ सीधा करके इसकी पूँछ पर लानत भेजी थी और हीर के बाजू से वेन को टंटोड़ने लगी थी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? हीर ने आंखें खोलने पर मेहरू को खुद पर झुके पाया था। मेहरू तो बहुत अच्छी थी, इसका बहुत ख्याल रखती थी। इसने तो आस्ते से सर हिला दिया था। चलो थोड़ी हिम्मत से उठो, मैं तुम्हें सूप पिला दूँ। मेहरू ने इसे सहारा देकर तिरछा सा बिठाकर सूप पिलाने लगी। 3-4 चम्मच लेने के बाद हीर ने मज़ीद पीने से मना कर दिया था। थोड़ा सा और पी लो। नहीं भाभी बस। ओके लेटा दो फिर। नहीं ऐसे ही ठीक है। वो मदन सा बोली थी। बीजान भी आने का कह रही थी मगर मैंने मना कर दिया। डॉक्टर रज़िया ने शाम को तक डिस्चार्ज करने का कहा था। मेहरू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हीर खामोशी से कुछ भी कहे बिना सामने दीवार को देखती रही थी। हीर चंद मिनट बाद फिर से मेहरू ने पुकारा था। हीर ने सवाले नज़र से उसे देखा। हीर जो हो गया सिर्फ भूल जाओ। देखो हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, इसलिए तुम परेशान मत हो। ऊपर वाला और देगा। भाभी मुझे नींद आ रही है। मेहरू की बातों के जवाब में बस इतना ही कह पाई थी। अच्छा लेट जाओ फिर। मेहरू ने आगे बढ़कर से लेटने में मदद की और इस पर चादर दुरुस्त करके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई थी। हीर ने लेटकर अपनी नम आंखें मौन ली थी। मेहरू सादगी से हीर के कपकपाते होंठों और पलकों पर सजी नमी को देख रही थी। हीर ने ऋषभ और फंदी के लंच पर करब से आंखें खोली थी। कैसी तबीयत है? वो शर्मिंदा सा बोला था। जिंदा हूँ ऐसे मत कहो हीर, मैं हीर नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो। किस बात की माफ़ी खान? आप तो हक पर थे ना। वो तंज़िया हुई थी। मैं मानता हूँ मैं गलत था। अब क्या फ़ायदा? अब तो जो होना था वो हो चुका है। वैसे भी जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था। मैं कौन सा यहाँ खुशियाँ समेटने आई थी। जो खुशी रास आती मुझे। हीर मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमारा नहीं ऋषभ खान सिर्फ मेरा बच्चा था। अगर आपका होता तो आप वो सब ना करते जो कर चुके हैं। वो चीखना चाहती थी मगर आंसू की वजह से इसकी आवाज़ घुट-घुट कर निकल रही थी। मैं जानबूझकर क्यों करूँगा ऐसा हीर? ये सब गलती से मैं क्यों मान लूँ? ये सब आपने गलती से किया है। वो इसकी बात काटते हुए बोले थे। जब मैं यहाँ चिल्लाती रही कि शम्स-लाला ने निसार खान का खून जानबूझकर किसी दुश्मनी में नहीं के बल्कि गलती से हुआ। आपने मानी थी मेरी बात जो मैं मानूँ। कोई भी बाप अपनी औलाद को कैसे मार सकता है? वो भी बस इसे कहता अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाह रहा था।
इस दुनिया का कोई भी मर्द कुछ भी कर सकता है खान, चाहे वो बाप हो, शौहर हो, भाई हो या बेटा हो। वो कुछ भी कर सकता है। मैं हर रिश्ते में मर्द को जान चुकी हूँ खान, मुझसे बेहतर कौन जान पाया होगा कि आप मर्दों की असलियत क्या है। जिसके बाप ने इसे बेटे के जुर्म में वानी कर दिया, जिसके भाई ने इसे अपनी गलती की सजा भुगतने भेज दिया, जिसके शौहर ने इसे खून बहा में आई हुई लड़की के सिवा कुछ न समझा, और जिसकी औलाद इस दुनिया में आकर न जाने क्या करती। इसके साथ आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि पहले ही ख़त्म करके मुझे मज़ीद अज़ियत सहने से बचा लिया। हीर, मुझे माफ़ कर दो। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर बोला था। हीर तकिए में मुँह छुपाए हिचक से रोने लगी थी। हीर रशब ने इसके बालों में उँगलियाँ चलाई थी। खान प्लीज़, प्लीज़ मुझे चंद दिन शौक़ मनाने की इजाज़त दे दें। मुझे खुद को अगले इम्तिहान के लिए तैयार करने दें। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें खान, आपको खुदा का वास्ता है, छोड़ दें मुझे मेरे हाल पर। वो घुटी-घुटी आवाज़ में रोने लगी थी। अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज़ बाकी हैं। अभी पहली मुसाफ़रत की थकन से चूर चूरे पाँव, अभी ये ज़ख्म ताज़ा हैं, ये भर जाएँ तो सोचेंगे दोबारा कब उजड़ना है। केशव के पास अब पीछे हटने के सिवा कोई चारा न था। चंद मिनट से वहाँ बैठकर हीर के बुर्ज को देखता और एक दुख भरी नज़र उसके इश्को ले लेते वजूद को डालकर लंबे-लंबे डाक पड़ता वहाँ से निकल गया था, क्योंकि अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और मज़ीद अज़ियत नहीं देना चाहता था। वो हवेली आ गए थे। रात का न जाने कौन-सा पहर था जब भूख की वजह से हीर की आँख खुली थी। उसने तिरछा-सा उठकर लैंप ऑन किया और बेड की दूसरी तरफ सोए हुए केशव पर एक सरसरी सी नज़र डाली थी। अब क्या करूँ? सुबह नाश्ता किया था और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। रात को भी सिर्फ दूध का गिलास पिया था। ये सोचकर इसकी भूख मज़ीद चमक उठी थी। खुद ही किचन तक जाती हूँ। वो उठने लगी कि रुकी, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? मैं इतनी भूखी हूँ कि आधी रात को किचन में खा पी रही हूँ, तो फिर क्या हुआ? वो हँसी हुई थी, जिसने जो सोचना है सोचता फिरे। वो पेट में दौड़ते चूहों से मज़ीद न लड़ सकी थी। उसने फिर से मज़े से सोते यशब पर नज़र डाली थी। इनको कह देती हूँ। नहीं, अपनी सोच पर झिड़कते वो खुद ही किचन तक जाने का फैसला कर उठी थी। कंबल हटाया, टाँग को पकड़कर नीचे रखा, पैर को जकड़ कर उठने की कोशिश की, मगर पाँव में उठते टीसों की वजह से कामयाब न हो पाई। कुछ देर बाद कोशिश की, मगर सी करती फिर से बैठ की थी। क्या हुआ? ऋषभ ने खुमार आलूद आंखों पर रगड़ते हुए पूछा था। वो रोशनी की वजह से जागा था। इसे कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत थी, हत्ता कि 0 बल्ब की रोशनी में भी नहीं। मुझे भूख लगी है, हीट है, इसे देखे बिना मन बनाई थी तो मुझे जगा देती। रुको, मैं भाभी को कहता हूँ। ऋषभ ने सर उठाया था। नहीं, आप भाभी को क्यों तंग करेंगे? इस वक्त मैं खुद चली जाऊंगी किचन तक। ओके, ऋषभ जानता था अभी वो ठीक नहीं है। हीर ने 2-4 मिनट तक वेट किया कि ऋषभ फिर से रोक देगा, मगर वो चुप ही रहा था। उसे कोसती बेड को मजबूती से थामे मुश्किल खड़ी हुई थी। वो फिर से बेड पर बैठ गई। क्यों जाना नहीं है क्या किचन तक? इस्तज़ाइया पूछा गया था। आप खामोश रहें। जब कुछ कर नहीं सकते तो मुंह भी बंद रखें। मैं प्यार में भी बदतमीजी का कायल नहीं हूँ, इसलिए सोच समझ के बोला करो। तो कौन मांग रहा है आपसे प्यार? वो उसकी बात पर सीख-पा हुई और पीछे को मुड़ी थी। ज़रूरी नहीं हर चीज़ मांगी ही जाए। बाज़ औक़ात हमें बिना मांगे ही वो सब कुछ मिल जाता है जो इंसान चाहता है। वो रुसान से बोला था, मगर मैं कुछ ऐसा नहीं चाहती। मैं जब चाहता हूँ ना, फिर तुम्हारे जाने या ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऋषभ कंधे उठाकर उठ बैठा था। हाँ, हाँ, आप मर्द जो हैं, जब जो चाहे ज़बरदस्ती हासिल कर लें। बिल्कुल, वो इसे चिढ़ाने के अंदाज़ में बोला था। हाँ, मतलब परस्त। इन्हें सर झटक मुँह फेर लिया था। भूख नहीं है क्या? ऋषभ ने उसे लेटे देखकर पूछा था। नहीं, लठे मार जवाब आया था। फ़ाइन, लैंप ऑफ करके वो दोबारा लैंप ऑफ कर दो, दोबारा मत जलाना। री ने खामोशी से लैंप ऑफ किया और पेट में उछल कूद मचाते चूहों की परवाह न करते हुए ज़बरदस्ती आंखें बंद कर ली थी। उठो, यशब ने इसका कंबल हटाकर कहा था। मुझे नहीं खाना, वरना रूठी सी बोली थी। यशब इसके लेटने के बाद उठकर कमरे से निकल गया था और वो खाने की ट्रे लिए इसके सराहने खड़ा हुआ था। तुमसे पूछा नहीं है मैंने खाना या नहीं? यशब ने इसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती उठाया, बैठ की पूछ से टेक लगाकर बिठा दिया था। ट्रे इसके सामने रखी थी। खाओगी या मैं खिलाऊं? तेवरी चढ़ाकर पूछा गया था। मुझे भूख नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले खुद सामने बैठा और चम्मच में चावल भरकर इसके मुंह की तरफ बढ़ाए थे। हीर ने भी ज़िद्दी अंदाज में होठों को आपस में मजबूती से बीच लिया था। टेक इट हीर, आई सेड टेक इट। वो फिर से बोला था। हीर मुंह बंद किए इसे देखती रही थी। अगर इन नैनों से कत्ल करने का इरादा है तो मोहतरमा, ये काम आप कुछ साल पहले ही कर चुकी हैं। ऋषभ ने मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर चेहरा झुककर इन खफा नैनों पर मोहब्बत की पहली महर साबित की थी। आप बहुत बुरे हैं ऋषभ खान अफेदी। आपसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो मुंह हाथों में दिए रोने लगी थी। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ और मुझे मजबूर मत करो कि मैं फिर से कुछ बुरा करूँ। यशब ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसके हाथ हटाए थे। क्या है आपको? वो चिड़चिड़ी हो रही थी यशब की हरकत पर। अच्छा, कुछ देर के लिए लाइट रोकते हैं, तुम खाना खा लो, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट? वो उसका सर थपथपाकर सिगरेट लाइटर उठाकर बाहर निकल गया था। जानता था हीर इसकी मौजूदगी में खाना नहीं खाएगी। इसके बाद हीर ने कुछ देर मजीद रोक कर आंसू गड़े
रख रहे थे और चम्मच उठाकर अपना फेवरेट मटन पुलाव खाने लगी थी। वो चंद मिनट में ही पूरी प्लेट खत्म कर चुकी थी। ऋषभ ने इसे कुछ साल पहले देखा था और इस पर दिल हार बैठा था। कुछ दिन बाद हीर आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब ऋषभ कमरे में दाखिल हुआ था। वो अब ठीक थी। हीर ने पास पड़े घाव से दुपट्टा उठाया मगर इसके दुपट्टा उड़ने से पहले ऋषभ इस तक पहुंच चुका था। हटिए सामने से। पहले बताओ कि इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हो मुझे। वो सीने पर हाथ बांधे आंखों में मोहब्बत समोए से पूछ रहा था। ये आपका मसला है, आपको ही पता होगा। वो लापरवाही से बोली थी। सामने से हटे फरहान। हीर तुम मुझे, ऋषभ ने इसे बाजू से खींचकर सीने से लगाया और इसके इर्द गिर्द बाजू का घेरा डाला था। ये आप क्या कर रहे हैं खान, छोड़े मुझे, अपने हाथ में रहिए आप। वो खिलाई थी तो मुझे हाथ में रहने ही कब देती हो हीर। मुझे यूँ लगता है जैसे मैंने बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया है तुमसे दूर रहकर। वो उसके बाल छेड़ता और सरता सा बोला था। खान प्लीज़। हीर खुद को शर्माती मनमनाई थी। वो इसकी खुली जुल्फों में मुँह छुपाता मदहोश सा हो गया था। खामोश खान, होश करें और छोड़े मुझे, वरना अभी चलाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी मैं। ये सब इसकी धमकी पर हंसा था। अच्छा, मगर जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बताओगे चलाने की वजह। वो महफूज सा होता पूछ रहा था। प्लीज़ कहाँ छोड़े मुझे, मुझे आपकी गुर्बत से वहशत होती है। इस हीर इसके हाथ हटाते हुए चलाई थी। हीर की बात पर एकदम से ऋषभ की गिरफ्त ढीली पड़ी थी जिसका फायदा उठाकर उसे हिसार में निकलती दुपट्टा उठाकर लड़खड़ाती हुई कमरे से निकल गई थी। ऋषभ अभी अपनी जगह पर साकित खड़ा था। मुझे आपकी गुर्बत से वहशत होती है, मुझे आपकी गुर्बत से वहशत होती है। इसके इर्द गिर्द हीर का फिक्रा गूंज रहा था। हीर बीबी जी के कहने पर अपने घर आ गई थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। हीर खुश थी और बेचैन भी। खुश वो अपने घर आकर और घर वालों से मिलकर थी और बेचैन वो ऋषभ की वजह से थी। न जाने ऋषभ ने कैसा रिएक्ट किया होगा जब बीबी जी ने मेरे बारे में बताया होगा कि मैं यहाँ आ गई हूँ। यकीनन बहुत गुस्सा किया होगा। वो इस गुस्से के लेबर में पूरी हवेली के मुलाजिम आ चुके होंगे। अब तक वो अपनी क्यास के घोड़े दौड़ा रही थी। पता नहीं ऋषभ इतना गुस्सा क्यों करते हैं। क्या हो जाए अगर हर वक्त बात पे बात गुस्सा न करे तो। ज़रा ज़रा सी बात पर तेजी चढ़ जाती है मोहतरम की। हीर बीबी नीचे वो आ गए हैं। रहीमा घबराती हुई इसके कमरे में आई थी। कौन वो हीर बीबी जी। ऋषभ खान हीर के हाथ पैर में पकड़ा हुआ गिलास ज़मीन से टकरा कर करची करची हो गया था। वो जानती थी खामोशी से उसके साथ जाना ही बेहतर है, इसलिए वो दोबारा हवेली आ गई। दोनों के दरमियान खामोशी छाई हुई थी। रात वो हीर गहरी नींद में थी जब इसे घुटन का एहसास हुआ था। यूं जैसे कोई बहुत भारी चीज़ इस पर रखी हो। इसने गनूनगी में एक दो बार हाथ हिलाकर इस चीज़ को हटाने की कोशिश की मगर ये क्या। वो बावजूद कोशिश के हाथ हिला नहीं पा रही थी। अब के हीर ने फट से आंखें खोल दी थी मगर कमरे में छाया गुप्त अंधेरा इसके दिल की धड़कन मजीद बढ़ा गया था। इसे ऋषभ की मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत से सख्त नफरत महसूस हुई थी। हीर ने इसी अंधेरे में अपनी जिंदगी देखने की कोशिश की। चंद मिनट के गौर व फिक्र के बाद इसे अपने कान के पास ऋषभ के हल्के हल्के खर्राटे और सांसों की आवाज़ सुनाई दी थी। वो मैं यहाँ कैसे आ गई। वो हैरान थी। वो तो बैठ के बिल्कुल पाइंदे से लगकर सोई थी। फिर ऋषभ के इतने करीब कैसे आ गई। इसने कसमसा कर अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की जो ऋषभ की गिरफ्त में था। ऋषभ का एक हाथ इसके सर के नीचे जबकि दूसरा हीर के ऊपर से गुजरकर दूसरी साइड पर रखकर इसे कैद किया हुआ था। ऋषभ के बाजू से हीर को खुद पर किसी वजनी चीज़ का एहसास हुआ था। क्या मुसीबत है। हीर जोर लगाने के बावजूद भी ऋषभ का बाजू उठा ना पाई थी। कौन सी मुसीबत। ऋषभ ने कहते हुए इसे मजीद करीब किया था। वो हीर के झटकों पर झाँक गया था जो वो इसके बाजू को हटाने पर मार रही थी। बाजू हटाएं खान, मुझे घुटन हो रही है। खान की जान कैसी घुटन। वो मूड में बोला था। हीर इस डायलॉग पर सख्त बदमज़ा हुई थी। खान प्लीज़ लाइट तो ऑन करें, मुझे डर लग रहा है मुझसे या अंधेरे से। वो ऋषभ क्या जो बात की खाल ना उतारे। दोनों से हटाएं। बाजू किस कदर भारी हैं, यूँ जैसे इंसान का नहीं बल्कि लोहे का हो। वो चिढ़ कर बोली थी। ऋषभ ने इसके चिढ़ने पर मुस्कुराते हुए साइड लैंप ऑन किया था। हीर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही बड़े खिसकी थी। मैंने तुम्हारी जगह अपने पहलू में बनाई थी, सुना नहीं क्या तुमने। वो एकदम से पैंतरा बदलता अपने महसूस सखलच में बोला था। मैं अकेली ही सोती हूँ इसलिए मुझे किसी के पहलू में सोने की आदत नहीं है। वो भी बिना लिहाज किए बोली थी। मैं किसी की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ समझी। मुझे सोने दे खान, इतने दिन की थकन है। वो जमाई रोकते हुए इसे देख कर सुलझ जो अंदाज में बोली थी। थकन तो मुझे भी है मगर। वो बात रोकता मुस्कुराया था। हीर इसके तेवर समझ चुकी थी इसलिए एक ही जज्ब में बेड से नीचे उतरी। ये शब्द इसकी फुर्ती पर मुस्कुराया था। क्या हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते। इसके पास आते हुए वो बेबसी से बोला था। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ नहीं करोगी क्या। आखिरी मौका नहीं दोगी। अगर कहती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ जाता हूँ। नहीं खान। वो जो आंखों में आंसू लिए इसे सुन रही थी इसे झुकते हुए देख कर जल्दी से बोली। वो भी थक गई थी, ऋषभ को जाने लगी थी। वो भी कई बार माफ़ी मांग चुका था। आपने अगर आइंदा कभी भी मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। हीर ने हिचकी लेते हुए कहा था। इसकी बात सुनते ऋषभ खुश हो गया था।
थैंक यू सो मच मेरी जान। वो कहते इसके माथे पर लब रख चुका था, इसके लिए यही काफ़ी था कि हीर ने इसे माफ़ कर दिया है। वो दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब खड़े थे, एक-दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। चाँद इनके मिलन पर खुश हो रहा था, आखिरकार सारी परेशानी के बादल जा चुके थे। सॉरी रीडर से था नावल ज़्यादती, इसके राइटर हैं XYZ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल हम न्यू नावल के साथ और प्लीज़ अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मैं मज़ीद अच्छे नावल लेके आऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।